नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल शो 5 का पंच में आपका स्वागत है। हम आपको आज की 5 सबसे बड़ी खबर बताएंगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे समृद्धि यात्रा के चौथे चरण के दौरान नीतीश कुमार ने भागलपुर और बांका से बिहार को करोड़ों की सौगात दी, साथ ही लालू परिवार पर एक के बाद एक कई बड़े हमले किए। मैं आपको बताऊंगी राज्यसभा चुनाव के जीत के जश्न के बीच निशांत को गले लगकर भावुक क्यों हुए नीतीश कुमार। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कांग्रेस विधायक ने खोल दी आरजेडी की पोल। आज मैं बताऊंगी कि पटना नीट छात्रा मौत केस में आरोपी को बड़ा झटका लगा है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बिहार के अंदर अपराधियों के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां चल रही है। समृद्धि यात्रा के चौथे चरण के तहत प्रदेश के सीएम नीतीश कुमार ने मंगलवार को भागलपुर और बांका का दौरा किया। पहले वो भागलपुर पहुंचे, उनके साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, जेडीयू के कद्दावर मंत्री विजय चौधरी, भागलपुर के प्रभारी मंत्री दिलीप जायसवाल भी मौजूद रहे। सीएम नीतीश ने भागलपुर बौंसी रेलवे लाइन पर बन रहे आरओबी के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया, साथ ही जिले को कई बड़ी सौगात भी दी। वहीं एक बार फिर से नीतीश ने लालू परिवार पर एक के बाद एक कई बड़े हमले किए, जबकि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को लेकर वो फिर से आगे आए और वीडियो एक बार फिर वायरल हो गया। ये हालत हो रहा, तब बोलिए आपको ठीक लग रहा है? खड़ा होके बोला, हथवा उठा, बोला खड़ा होके बता, ठीक है ना? अब आप इधर आइए, देखिए, आइए सब लोग आइए। अरे अब इन लोगों को कहिए, पूरे तौर पर हाथ उठा करके बताइए, सब लोग पूरा काम चारों तरफ कर रहे हैं, तब कर रहे हैं तो बहुत अच्छा होगा। और केंद्र सरकार का जो सहयोग मिल रहा है उसके चलते आप समझ लीजिए बहुत अच्छा आपका होगा। अब पूरा बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और बिहार इतना अच्छा होगा कि कुछ ही राज्य देश में है जो बाकी जगह नहीं है, तो यहाँ इतना अच्छा होगा। तो केंद्र का सहयोग है और सब काम हो रहा, तब अच्छा लगना रहा आपको। आप लोग आए तो हथवा उठावा, ठीक लगता है ना? तो बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम इनको भी लाते हैं, आप हाथ उठाइए। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी इस यात्रा के दौरान सीएम नीतीश की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि आज बिहार में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां सड़कें नहीं हैं। डिप्टी सीएम ने मुंगेर के साफियाबाद से लेकर भागलपुर सुल्तानगंज होते हुए मवलका तक मरीन ड्राइव बनाने के लिए नीतीश कुमार का धन्यवाद किया। सम्राट चौधरी ने भागलपुर में बन रही 4 लेन सड़कों के प्रोजेक्ट्स को गिनाया, साथ ही फ्री बिजली की व्यवस्था को लेकर भी जमकर तारीफ की। कई बड़े ऐलान भी किए। उन्होंने कहा कि बिहार की 18 लाख महिलाओं को 1 महीने के भीतर पैसे मिलने वाले हैं। साथ ही भागलपुर में बन रहे बिहार के सबसे बड़े एयरपोर्ट का काम अगले 6 महीने में शुरू हो जाएगा। भागलपुर में विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के लिए जमीन अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है। सुल्तानगंज में नया एयरपोर्ट प्रस्तावित है, जिसका काम बहुत जल्द शुरू करेंगे। तो सम्राट चौधरी ने भी कई बड़े ऐलान किए। भागलपुर और बांका को बड़ी सौगात दी गई और एक बार फिर से नीतीश कुमार का समृद्धि यात्रा सुपरहिट साबित हुआ। अब इसी कड़ी में कल वो नवादा पहुंचेंगे। खबरों में बात करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव में जीत दर्ज की है। जीत की खबर मिलते ही पटना स्थित मुख्यमंत्री आवास पर उत्सव का माहौल बन गया। एक और जहां जेडीयू नेताओं और समर्थकों ने उन्हें बधाई दी, वहीं जश्न के बीच एक भावुक पल भी सामने आया। ये खास पल तब लोगों ने अपनी नजरों से देखा जब नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अपने पिता के पास पहुंचे। इसमें विशेष ये है कि आमतौर पर राजनीति से दूरी बनाए रखने वाले निशांत कुमार भी इस मौके पर काफी खुश नजर आए। उन्होंने इस पल पर आगे बढ़कर अपने पिता को जीत की बधाई दी और गले लगा लिया। इस दौरान नीतीश कुमार भावुक हो गए। ये दृश्य वहां मौजूद लोगों के लिए भी खास बन गया। इस पूरे घटना का तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, क्योंकि आमतौर पर संयमित दिखने वाले नीतीश कुमार का ये भावनात्मक रूप चर्चा का विषय बन गया।
बता दें कि राज्यसभा चुनाव में जीत के बाद अब नीतीश कुमार के अगले कदम को लेकर भी अटकलें तेज है। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार वो जल्द ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। बताया जा रहा है कि 8 या 9 अप्रैल के आसपास इस्तीफा दिया जा सकता है। हालांकि इस पर अभी तक आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। बताया यह भी जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे के बाद राज्य में नई सरकार की गठन की प्रक्रिया शुरू होगी। एनडीए गठबंधन के अंदर इसको लेकर मंथन अभी जारी है। माना जा रहा है कि नई सरकार में भाजपा की भूमिका मजबूत होगी, जबकि जेडीयू भी अपने प्रभाव को बनाए रखने की पूरी कोशिश करेगी। इस पूरे घटनाक्रम के बीच निशांत कुमार की राजनीति में एक्टिवनेस को लेकर भी चर्चाएं तेज है। हाल ही में उनकी राजनीतिक भागीदारी बढ़ी है। सूत्रों के अनुसार नई सरकार में उन्हें अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि पार्टी की ओर से अभी इस पर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया गया। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए बीते सोमवार को मतदान हुआ था। कांग्रेस के 3 विधायक वोटिंग से दूर रहे थे। इसमें मनोज विश्वास भी शामिल है। अब उनकी पहली प्रतिक्रिया सामने आई। वोट नहीं देने के पीछे क्या वजह है, इसके बारे में उन्होंने साफ साफ बताया है। विधायक मनोज विश्वास ने कहा कि सच्चाई ये है कि हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, बिहार के प्रभारी हैं, जो प्रत्याशी बनाया गया था, इनकी ओर से कोई पहल नहीं की गई थी। जब हमारे ही दल के नेता का सम्मान नहीं होगा तो हमें वोट देने का कोई अधिकार ही नहीं है। कांग्रेस विधायक ने आगे कहा कि बिहार में पहले चल रहा था कि हिना शहाब यानी शहाबुद्दीन की पत्नी को प्रत्याशी बनाया जाएगा। उसके बाद बात चल रही थी कि किसी दलित को प्रत्याशी बनाया जाएगा, लेकिन वैसे प्रत्याशी यानी आरजेडी के एडी सिंह को लाया गया, जिसके पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं था। वो एक बिजनेसमैन है। हम लोगों के नेता का आदेश था कि आप लोग वोट दीजिए या ना दीजिए, यह आप लोगों पर निर्भर है। यही सच्चाई है। प्रदेश अध्यक्ष का आदेश है कि आप लोग स्वतंत्र हैं। मनोज विश्वास ने यह भी कहा कि हम लोग यानी हमारा कांग्रेस का दल साथ है। दल के साथ हम लोगों ने कुछ गलत नहीं किया। दल के साथ हमेशा हम लोग चट्टान के साथ खड़े रहते हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में जब हम लोग वोट मांगने जाते हैं तो लक्ष्य होता है कि जो दबे कुचले अल्पसंख्यक हैं, पिछड़ा अति पिछड़ा है, हम सबकी बात करते हैं, लेकिन चुनाव की बात आती है तो वैसे लोगों को प्रत्याशी बनाया जाता है जो हम लोगों के दल के साथ कभी खड़ा ही नहीं हुआ। ये सच्चाई है। इतना ही नहीं, उन्होंने कई और आरोप भी तेजस्वी पर लगाए। दरअसल बिहार, हरियाणा और उड़ीसा की 11 राज्यसभा सीटों पर सोमवार को चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के आगे विपक्ष की सारी कोशिश बेकार हुई। बीजेपी ने ऐसी रणनीति बनाई कि बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ हाथ मिलाना भी काम नहीं आ सका। उड़ीसा में कांग्रेस और बीजेडी की जोड़ी कोई कमाल नहीं कर पाई और कमल का जादू चल गया। आज पटना से सामने आई खबर ने पूरी समाज को झकझोर दिया है, जहां एक नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला अदालत तक पहुंच गया और न्याय प्रणाली ने इस घिनौने प्रकरण को बेहद गंभीरता से लिया। पटना के एडीजे 6 अदालत ने शंभू गर्ल्स हॉस्पिटल के मालिक मनीष रंजन की जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिससे वह फिलहाल जेल में ही रहेंगे और मामले की जांच अब बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ेगी। पटना ने ये निर्णय 2 दिन तक चले कड़ी सुनवाई के बाद सुनाया है और इस दौरान पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि मामले में पर्याप्त सबूत है और आरोपी को बेल देने से जांच प्रभावित हो सकती है, इसलिए न्याय के हित में उसे राहत नहीं दी जा सकती है। ये मामला अब सुर्खियों में आया था जब पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में एक नीट की तैयारी कर रही छात्रा बेहोश पाई गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस संदर्भ में छात्रा के परिवार ने कहा था कि उसकी मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई और शरीर पर मिले चिन्हों ने इस बात पर शक और बढ़ा दिया कि यह सिर्फ सामान्य मौत नहीं है। परिवार ने लापरवाही, संभावित अपराध और साक्ष्यों के संरक्षण में कमजोरी के आरोप लगाए हैं, जिससे कि समाज और न्याय प्रणाली दोनों में चिंता की लकीर खींच गई है। कोर्ट में जमानत खारिज होने के बाद परिवार को थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि न्याय की प्रक्रिया तेज होगी और सच सामने आएगा। अदालत ने जांच एजेंसियों को यह स्पष्ट संकेत दी है कि इस मामले की जांच को पूरी गंभीरता से करना होगा, क्योंकि मामला सिर्फ एक मौत का नहीं बल्कि संभावित अपराध और न्याय की दिशा का है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब तक जांच पूरी नहीं होती है, आरोपी को बेल देना सही नहीं होगा, जिससे जांच प्रभावित हो सकती है। और अब सभी की निगाहें आगे की सुनवाई और जांच पर टिकी है कि क्या सच जल्द ही सामने आएगा और पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाएगा या नहीं। इस घटना ने समाज में सुरक्षा, जवाबदेही और न्याय व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। जनता ये जानने को बेताब है कि आगे की जांच किस दिशा में जाएगी और क्या अदालत पूरा सच उजागर कर पाएगी। जैसे ही इस मामले में आगे की जानकारी आती है, हम आपको अपडेट करेंगे।
मोतिहारी में सोमवार देर रात करीब 2:30 बजे एक बड़ी मुठभेड़ ने पूरे इलाके को हिला करके रख दिया। स्पेशल टास्क फोर्स और बदमाशों के बीच हुई इस मुठभेड़ में जहां 2 कुख्यात अपराधी ढेर कर दिए गए, वहीं एक बहादुर जवान ने अपनी जान गंवा दी। इस घटना ने एक बार फिर यह दिखा दिया कि अपराध के खिलाफ लड़ाई कितनी खतरनाक और चुनौतीपूर्ण होती है। ये मुठभेड़ चकिया थाना क्षेत्र के रामडीहा गांव में हुई। शहीद हुए जवान की पहचान 31 वर्षीय श्रीराम यादव के रूप में हुई है, जो टीम के साथ ऑपरेशन में सबसे आगे थे। वहीं मारे गए अपराधियों की पहचान कुंदन ठाकुर और प्रियांशु दुबे के तौर पर हुई है। दोनों चकिया इलाके के ही रहने वाले थे और उन पर पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज थे। खासकर कुंदन ठाकुर पर लूट समेत कई गंभीर केस दर्ज थे। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ से पहले इन अपराधियों ने पुलिस को खुली चुनौती दी थी। नेपाल के नंबर से चकिया थाने के एडिशनल एसएचओ को फोन कर उन्होंने धमकी दी थी कि जल्दी ऐसी खबर आएगी जिसमें 10 से 15 पुलिसकर्मी मारे जाएंगे और वो फरार हो जाएंगे। इस धमकी के बाद पुलिस और एसटीएफ पूरी तरीके से अलर्ट हो गई और कॉल ट्रेस करने का काम शुरू कर दिया गया। जांच के दौरान पुलिस को इनकी लोकेशंस सिहोरवा गांव में मिली। इसके बाद एसडीपीओ संतोष कुमार ने अपने नेतृत्व में एक टीम बनाई। करीब 20 से 25 पुलिसकर्मी महज 15 मिनट में 6 किलोमीटर दूर बताए गए ठिकाने पर पहुंच गए। ऑपरेशन बेहद प्लानिंग के साथ किया गया था, लेकिन अंदर छुपे अपराधी पूरी तरीके से तैयार बैठे हुए। सबसे आगे बढ़ के कांस्टेबल श्रीराम यादव ने घर का दरवाजा खटखटाया। जैसे ही दरवाजा खुला और पुलिस अंदर घुसने को तैयारी कर रही थी, उसी समय अपराधियों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। पहली गोली श्रीराम यादव के सीने में लगी और दूसरी कमर में। इसके बाद पुलिस ने भी तुरंत जवाबी कार्रवाई की और करीब 10 मिनट तक दोनों ही तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग होती रही। इस दौरान 20 से 30 राउंड गोलियां चली। पुलिस की जवाबी फायरिंग में अब दोनों अपराधी घायल हो गए और बाद में उनकी मौत हो गई। हालांकि इस मुठभेड़ में शामिल कुछ अन्य बदमाश मौके से फरार होने में कामयाब हो गए, जिनकी तलाश में लगातार छापेमारी जारी है। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं, जिनमें एक कार्बाइन, 2 पिस्टल, 2 कट्टा, 5 जिंदा कारतूस और 17 खोखे शामिल हैं। मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है और 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार भी किया जाएगा। इस पूरे मामले पर अधिकारियों का कहना है कि अपराधियों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड था और वे लगातार पुलिस को चुनौती दे रहे थे। इस ऑपरेशन में एक जवान की शहादत जरूर हुई है, लेकिन पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 बड़े अपराधियों का अंत कर दिया है। यह मुठभेड़ एक बार फिर यह साबित करती है कि कानून के सामने अपराध ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता।